है ओनली फॉर गर्ल्स है। ऑल्दो वर्तमान में गर्ल्स के लिए एनडीए के भी दरवाजे खुल चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्तमान में परमानेंट कमीशन के लिए एनडीए में भी लड़कियों की एंट्री होने लगी है। बट बिफोर एनडीए एमएनएस वाज द ओनली प्लेटफॉर्म टू बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर फॉर द गर्ल्स। हर साल बढ़ती हुई मेरिट, इस बढ़ती हुई मेरिट से पार पाने के लिए यह डिस्कशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक एक सब्जेक्ट का एक एक एक्सपर्ट जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों और शंकाओं के समाधान आप इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से कर पाएंगे। इस एमएनएस के एग्जाम के लिए सबसे बड़ा सेक्शन इंग्लिश, जिसके लिए हमारे सर अंसारी सर मौजूद हैं। एमएनएस में आने वाली इंग्लिश जो कि 50 नंबर की होती है। इसके बाद जीके वाला सेक्शन, जिसमें कभी कभी रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जीके वाले सेक्शन के लिए जेएन सर और रीजनिंग वाले सेक्शन के लिए रवि सर हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि एमएनएस नर्सिंग का एग्जाम है तो साइंस इसमें अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी बायोलॉजी, जिसके लिए अखिलेश्वर सर हमारे साथ मौजूद हैं। 30 से 35 सवालों का अखिलेश्वर सर का कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स, जिसको एमएनएस के बच्चे थोड़ा कम समझ पाते हैं कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स 15 से 20 सवाल का पोर्शन, जिसके लिए हमारे पास ज्योति मैम मौजूद हैं। तो बच्चों, ज्यादा समय भूमिका में ना लेते हुए हम सीधे ये पैनल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमएनएस जो कि साल में एक बार होने वाला एग्जाम है और इसमें एक एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेषकर अंसारी सर, जब हम इंग्लिश जैसे बड़े सेक्शन को देखते हैं जिसके 50 सवाल आते हैं, और इंग्लिश में एक सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने रहती है कि वो ये नहीं समझ पाते क्या सेलेक्टिव पोर्शन उठाकर पढ़ाई करने। लगभग 3 महीने का समय बाकी है। आप ऑलरेडी एमएनएस के बैच में पढ़ाते ही हैं। तो जो बच्चियां हमारे पास इस समय नहीं हैं, उन्हें आप इंग्लिश की समस्याओं के लिहाज से क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं एमकेसी की इस पैनल डिस्कशन में। जैसा कि सर ने कहा कि मैं एमएनएस ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूं और ऑनलाइन भी। थोड़ा सा एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे बच्चियों के मन में एक ये विचार आ रहा है कि हमारे पास टाइम कम है और वो कोचिंग नहीं आना चाहती हैं, तो अगर मैं ये कहूँ कि शायद ये लोग अपना नुकसान कर रही हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि हमारी टीम जो है वो 2 महीने का समय हो या 2.5 महीने का समय हो या 3 महीने का समय हो, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि इनको सिलेक्शन दिलाना है। तो इस दौरान अगर कोई बच्चा आता है तो हम उनके लिए बैकअप क्लासेस भी दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे हैं और एक अच्छी तैयारी करवा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस सेशन भी साथ में चल रहा है। मतलब सर, थ्योरी की क्लास के अलावा प्रैक्टिस की क्लास अलग से दी जा रही है? जी, अलग से दी जा रही है। तो मैं इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मेरे हिसाब से ये नेगेटिव होगा कि 2 महीने का समय या 2.5 महीने का समय है तो हम एडमिशन लेते हैं, क्या करेंगे या मेरा पैसा ख़राब होगा, ऐसा कतई ना सोचें। मेरे हिसाब से अगर वो, जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं एक्सपर्ट ही हैं, तो अगर इस हिसाब से वो आते हैं तो उनको ज़रूर लाभ मिलने वाला है और कहीं ना कहीं हम उनको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। इंग्लिश के सवालों में सर किस प्रकार का कंफ्यूजन बच्चियों के सामने आमतौर पे आता है? देखिए, जैसे कि सभी जानते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा है तो इसमें सटीक क्वेश्चन तो हमारे पास आ नहीं पाते, लेकिन बच्चों से बात करके जो हमें जो समझ में आता है, कहीं ना कहीं कुछ बेसिक चीज़ें जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो हम उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिक पे भी वर्क कर रहे हैं। बेसिक इन द सेंस कि जैसे अक्सर हम पढ़ते हैं, अगर मैं टेंस की बात करूँ तो टेंस में ये होता है कि भाई एक क्लॉज आपका पास इंडेफिनिट होता है और एक आपका पास परफेक्ट होता है, जिसको हम बिफोर या व्हेन से लगा कर बनाते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में ऐसे आ गई कि एक बच्चा या एक बच्ची क्वेश्चन कर रही थी, तो उसमें मैंने बताया कि बेटा देखिए कि जब, अब ये बेसिक बच्चे को नहीं पता है कि जब 2 एक्शन एक ही साथ साइमल्टेनियसली घटित होते हैं तो हम दोनों को पास इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब वहाँ पे बच्चा गया और उसमें हैड लगा हुआ है तो उसने वही रटा हुआ है कि भाई एक हिस्सा हमारा पास इंडेफिनिट का होगा और एक पास परफेक्ट का होगा, तो वहाँ पे एरर है, लेकिन वो क्या करता है, नो एरर बना के चला आता है, एरर बनाकर, या तो फिर गलत ऑप्शन को चूज कर लेगा। जैसे मैं इस पे एक एग्जांपल दूं कि ऑल द स्टूडेंट्स हैड स्टूड अप व्हेन द टीचर केम। अब यहाँ पे बच्चा ये सोचता है कि भाई
एक तो हमारा पास परफेक्ट में जा ही रहा है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो दोनों घटनाएं एकदम साथ में घटित हो रही हैं, तो उसमें ये गलत हो सही टीचर एंटर करेंगे वैसे ही बच्चे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। या जैसे मैंने बच्चों से जो बात किया तो उनको एक दिक्कत ये आ रही है कि रिकॉग्नाइजिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड आइडेंटिफिकेशन के सवाल, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए थे। तो मैं इस पे बहुत जोर दे रहा हूँ बच्चों को, और बहुत कौन सा शब्द एडवर्ब होगा, कौन सा शब्द नाउन होगा, और काफी बच्चे इसमें अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो सर इसमें तो कभी ऐसे सवाल भी आते होंगे कि कोई नॉर्मल वर्ड जो अदरवाइज नाउन है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में शायद नाउन की जगह कुछ और हो जाए। जी जी, ऐसा भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्योंकि मैं अभी बात कर रहा था बेसिक की, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई देयर आर 2 आईज हॉस्पिटल्स इन प्रयागराज। अब इसमें बच्चा क्या समझता है? 2 आईज हॉस्पिटल इन प्रयागराज। बच्चों क्वेश्चन आप नोट करते चले हैंड टू हैंड। अब सारे टीचर्स कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, इनको आप नोट करते रहें हैंड टू हैंड। इसमें मैंने देखा कि एमएनएस की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे एनडीए भी है या सीडीएस है और भी बैचेस है, इसमें बच्चा अक्सर फेल हो जाता है। उसको लगता है कि भाई 2 लगा है तो आईज प्लूरल होना चाहिए, जबकि यहाँ पे आई जो है वो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। हॉस्पिटल के लिए वो प्लूरल है, हॉस्पिटल के लिए वो 2 है। तो बच्चे समझ नहीं पाते और उसको लगा देते हैं। तो सिंपल सी बात है। मतलब सर इस सेंटेंस का सही सेंटेंस क्या होगा? देयर आर 2 आईज हॉस्पिटल इन प्रयागराज। देयर आर 2 आई हॉस्पिटल्स। ओके, मतलब जो आई के लास्ट में एस लगा है वो हटाना पड़ेगा, और जो हॉस्पिटल में नहीं लगा है वो लगाना पड़ेगा। ऑल राइट। भाई हम लोग प्लूरल किसका बनाते हैं? नाउन का बनाते हैं, एडजेक्टिव का तो बनाते नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग बेसिक पे क्या कहते हैं एकदम ध्यान दे रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बेसिक जो है, अगर मेरे बच्चे इस पैनल को देखेंगे या देख रहे होंगे, तो बेसिक, मैं क्लास में भी बहुत बेसिक पे बात करता हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जिस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया बेसिक लेवल पर, वहाँ तक बच्चा पहुँच ही नहीं पाया था। जैसे एक आध एग्जाम्पल और, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक क्वेश्चन आया एग्जाम में कि द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन मैनेज efficiently the flow of passengers. The city needs an airport that can manage efficiently the constantly flow of passengers. अब यहाँ पे देखिए बच्चों सवाल नोट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि भाई द सिटी नीड्स एन एयरपोर्ट दैट कैन मैनेज इफिशिएंटली, तो अब इफिशिएंटली आपका एडवर्ब है, वो मैनेज के लिए आया। लेकिन आगे हम चलते हैं तो फ्लो आया है। फ्लो जो है नाउन है। कभी भी हम जी उसके पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन एग्जामिनर ने किया क्या, वहां पे एडवर्ब रख दिया, यानी कॉन्स्टेंटली को ला दिया। कॉन्स्टेंटली की जगह आएगा क्या सर? कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पे बच्चे बहुत फंस जाते हैं, और जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे इसको तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम लोग इस पे टोटल फोकस कर रहे हैं। फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन से अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर, पढ़ाई तो एक्चुअली ऑफलाइन ही हो। हमारे सामने बच्चे होते हैं, कोई डाउट आ रहा है तो हम समझ पाते हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या डाउट्स, क्या कंफ्यूजन चल रहे हैं। अच्छा सर, एमएनएस जैसी परीक्षा के हिसाब से वोकैबुलरी की क्या इंपॉर्टेंस है? जी, वोकैब्स की इंपॉर्टेंट बहुत है, और मैं इसको टीच भी करता हूँ तरह तरह के तरीके से, जिससे बच्चे क्या कहते हैं उसमें इंटरेस्ट लें। और अगर मैं ओवरऑल इंग्लिश की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि अगर वोकैब्स आपकी अच्छी है तो आपको एग्ज़ाम में उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी आने वाली है। क्योंकि बहुत जगह ये प्रॉब्लम आती है कि ज़्यादातर बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि भाई क्वेश्चन कह क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और रीडिंग में जैसे पैसेज आता है मान लीजिए, या क्लोज टेस्ट आता है एमएनएस में। अभी इसके पहले हमने एक मॉडल पेपर डाला, उसमें क्लोज टेस्ट भी डाला है। तो क्लोज टेस्ट जो है वो जनरली रीडिंग एबिलिटी को चेक करता है, क्योंकि भाई अगर वहाँ पे वर्ड मिसिंग है तो कौन सा वर्ड आएगा, अगर हमारी रीडिंग एबिलिटी कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। तो होता क्या है कि पैसेज वगैरह में कभी बच्चे जब लगाते हैं सब्जेक्टिव टाइप का जो होता है, जिसको इन्फॉर्मेटिव जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो तो हम लोग लगा लेते हैं। लेकिन एक जो पैसेज आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें कहीं ना कहीं आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से भी कॉमन सेंस से काम करना पड़ता है, तो ऐसे पैसेज में उनको बहुत दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर उनकी वोकैब्स अच्छी होगी, वोकैबुलरी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। सर वोकैबुलरी का रिटेंशन दिमाग में बच्चों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती बन के आती है।
तो क्या तरीके ऐसे हो सकते हैं जो आप क्लास में इस्तेमाल करते होंगे जिससे कि बच्चे उस वोकैबुलरी को हेल्पफुली मेमोराइज कर पाएं? जी देखिए, जैसे कि क्लास में तो हम लोग पढ़ाते ही हैं, लेकिन बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि वोकैब्स का याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप सेंटेंस बनाएं। अगर आप घर पे कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चा कहता है कि सर हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल नहीं है, मटेरियल ही आपके सामने है। मान लीजिए केमिस्ट्री ही आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं, उसमें कई ऐसे वर्ड्स आते हैं जो बच्चों को नहीं मालूम है। अच्छा, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई ये इंग्लिश का पोर्शन है ही नहीं। हाँ, इंग्लिश का पोर्शन है ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी वर्ड्स मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 और 5 या 6 वर्ड्स आप डेली ले सकते हैं, उसको कॉपी में नोट डाउन करें, उसकी मीनिंग देखें, उसके बाद उस पर एक सेंटेंस बना दें। अच्छा सर, जब अपनी क्लासेस में बच्चियाँ आती हैं तब तो एक दिन में 5-6 से ज़्यादा वर्ड्स उनको याद हो जाते होंगे? जी, नेचुरल सी बात। अब जैसे मैं तो थोड़ा सा ट्रिक से पढ़ाता हूँ और बच्चे लाइक भी करते हैं बहुत सारे वर्ड्स। किस प्रकार की ट्रिक्स हो सकती हैं सर, कुछ एग्जांपल दें। जैसे मैंने जो ट्रिक बनाया, जैसे मैं 3 या 4 लेटर्स लेता हूँ, मैक्सिमम 4 या 3, और मैं वहाँ पे 1 2 लिखता हूँ बोर्ड पर। बच्चे जो देखेंगे या देख रहे हैं वो जानते होंगे, अगर उन्होंने मेरी क्लास ली है ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी। तो जैसे मैंने मान लीजिए 3 लेटर्स लिए, लेटर्स ये था जैसे RAP रैप, तो हमने वहाँ पे लिख दिया साइड में कि रैप। अच्छा, हम उसको रिलेट कर देते हैं कि भाई रैप एक सॉन्ग है, एक टाइप का सॉन्ग है। रैप जो है एक शैली है, तो रैप म्यूजिक का जमाना है। जी। तो उसको मैं ये बता देता हूँ कि भाई इसमें थोड़ा हिंदी में आप लिख लीजिए, या इंग्लिश मीडियम है तो उनको बता देता हूँ इंग्लिश में लिख लीजिए कि भाई आज सुबह मैंने एक रैप सुना जो बड़ा बेहुदा था, या जो बहुत ही नेस्टी था, गंदा था, ऑड था, और उसके बाद मैं उन्हीं तीनों लेटर से 3 वर्ड को फॉर्म करता हूँ। जैसे R से मैंने लिया रेडिकुलस, और फिर A से मैंने ले लिया एब्सर्ड, और P से ले लिया प्रीपोस्टेरस। तो ये तीनों सिनोनिम हो गए। हाँ, तीनों सिनोनिम हो गए, तीनों का मतलब रैप से मिल गया। जी, परफेक्ट। तीनों का मतलब जो है रैप से मिल गया और बच्चे आसानी से इसको याद कर लेते हैं। तो बच्चे लोग वीडियो पॉज करके 4 शब्द आप देख लीजिएगा। रैप अपने आप में एक शब्द है जिसको आप जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो सर ने आपको बताए उन सारे वर्ड्स पर फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। जी, तो इस तरीके से बेहतरीन सर, बेहतरीन। तो इस तरीके से कुछ वोकैब्स भी और उनके काम की वोकैब्स इसमें लाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फालतू या फर्जी जो वोकैबुलरी आप पढ़ाते हैं वो भी आपकी एक एनालिसिस के बाद आता होगा कि इस प्रकार के शब्द एमएनएस में पूछे जाते हैं। अभी एक लड़की मुझसे उस दिन डाउट काउंटर पे कह रही थी कि सर आप जो वोकैब्स लिखाते हैं वो सब कहीं ना कहीं हमको प्रीवियस पेपर में मिलते हैं। जी, अब यही तो एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टाइज है सर। तो ये थोड़ा सा अच्छा संकेत है। राइट सर। तो बच्चों, इंग्लिश में यदि आपके पास कोई डाउट होता है तो आप निसंकोच इस वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। अंसारी सर उस चीज़ का जवाब आपको दे देंगे। और यदि आप इस इंग्लिश की समस्या का अच्छा समाधान, पूर्ण समाधान चाहते हैं तो तत्काल प्रभाव से आप कोचिंग आ जाएं। अंसारी सर आपको आपके बैच में अवेलेबल मिलेंगे। थैंक यू सर। जी सर, धन्यवाद। अब हम चलते हैं एमएनएस के दूसरे बड़े सेक्शन जीके के पास। नॉर्मल सिचुएशन में जीके के 50 सवाल आने प्रपोज्ड होते हैं। कभी कभी उसमें 2 सवालों से लेकर 7-8 सवालों तक रीजनिंग का शेयर बन जाता है। हर बार नहीं बनता, तयशुदा नहीं बनता। हम ये मानकर चलते हैं कि जीके और रीजनिंग मिलाकर 50 क्वेश्चन का पोर्शन हमारे पास है। जीके के लिए हमारे एक्सपर्ट जयन सर हमारे साथ मौजूद हैं। जयन सर, एमएनएस के बच्चे 100% साइंस बैकग्राउंड के होते हैं जी, क्योंकि सर एलिजिबिलिटी ही सीबीसी है इसकी। अब सर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा ह्यूमैनिटीज 11th और 12th में पढ़ के नहीं आया होता, उसके लिए जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एक बड़ी चुनौतियां बन जाती हैं सर। कैसे इसका समाधान होगा और 3 महीने के अल्प समय में कैसे इतना बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा? जी, सबसे पहले मैं अपने प्रिय छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। को बातों को बहुत गौर से सुने और उनका स्वागत है। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। दूसरा, सबसे पहले मैं आपका बहुत आभारी हूं डॉक्टर अग्रवाल जी, क्योंकि हमें जो है हमारे अनुभव को इन बच्चों तक पहुंचाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। सफलता के लिए वो बड़ा जरूरी है कि आपका अनुभव बच्चों को मिले। थैंक यू सर। और जहाँ तक साइंस बैकग्राउंड होकर आर्ट पढ़ते हैं तो इन बच्चों को एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से मनोरंजन प्रकार से इनको पढ़ाया जाता है। जैसे अगर हम अपने विषय की बात करें जीएस, तो इनके यहाँ लगभग 40 से 42 प्रश्न पूछे जाते हैं। वो तो पूछे जाएंगे सर, मिनिमम। उसमें
इनके यहाँ लगभग 10 प्रश्न हम निकाल देते हैं करंट अफेयर से। तो बचा जो इनके खाते में हुआ है 30 से 32 क्वेश्चन। उस 30 से 32 में अगर हम अपने बच्चों से बात करें, पहला एक जो ब्रॉड सेक्शन है जिसे आप इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री से हमारे बैठे हुए छात्र या जैसे अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखें तो लास्ट ईयर पूछा गया था योग दर्शन किससे संबंधित पुस्तक है। जी हाँ, तो हमारे बच्चे, हमें ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम में बच्चों जाते जाते मैं मॉडल पेपर में भी इस प्रश्न को लिखाया था। अच्छा, वेरी गुड। तो बच्चे बाद में बहुत प्रशंसा भी किए, बहुत अच्छा लगा। और जहाँ तक अन्य बुक की भी बात है तो हिस्ट्री में एक और प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का जवाब भी थोड़ा है। जवाब दरअसल ये मेडिसिन से भी संबंधित है, एक तो योगा से भी है, और फिर उसी से पहले ये पूछा गया था कि इसके लेखक कौन है। अच्छा। तो पतंजल जी हैं, ये बात जी जी, तो ये जग जाहिर है। और उसी से जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हिस्ट्री में एक शुरू से पूछ रहा है जिसको हम एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, और अंतिम क्वेश्चन वहाँ फ्रीडम मूवमेंट से पूछ रहा भारत की स्वतंत्रता संबंधित। लास्ट ईयर प्रश्न था कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ INC, अर्थात स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे, जिसका जवाब JB कृपलानी था। बहुत अच्छा, इसको भी बच्चे अटेम्प्ट किए। जी, पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न है। और इसी के साथ हम बहुत उम्मीद करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी आएगा, और आता भी है। इसके बहुत सारे सेंटर भी थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को बहुत बढ़िया एक ट्रिक देते हैं, मैं दिल झांका में से, जी, में से मेरठ से हम जो है जोड़ते हैं, दिल से दिल्ली को बताते हैं। जी जी, और इसके बाद दिल से दिल्ली बच्चे याद कर लेते हैं, और झ से झांसी, का से कानपुर, ये एकदम मेन इसके सेंटर। तो मतलब 1857 की क्रांति के जो 4 मुख्य केंद्र हमारे देश में बने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ बना, दिल्ली राजधानी है ही है, कोई बात ही नहीं है, और सर फिर झांसी ये भी उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है, और कानपुर, मतलब उत्तर प्रदेश की बड़ी मजबूत भूमिका रही थी। जी, बच्चे अगर यहाँ आते हैं, और जो बच्चे हैं भी बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में पहुँच चुके हैं। कारण कि लगभग 60% इनको हम ट्रिक बेस पढ़ाते हैं। GS बहुत ब्रॉड है, याद अच्छे से हो जाता है। जी जी। और फिर अगर हम लोग जो है बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी एकदम इनके लिए जादुई ढंग से पढ़ाते हैं। हलवा हो जाता है। जी हाँ, जिसमें पिछली बार इनके यहाँ पूछा गया था कि विच इज ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, जबकि ये पैर तले जमीन खिसक जाती है बच्चों को हल करने में। लेकिन वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन आंसर था कोलकाता। तो यह प्रश्न आया। कोलकाता और केरल में कंफ्यूज होते होंगे। मुंबई कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ चेन्नई में पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ बातों को बहुत क्लियर कट। और वहीं पर इन बच्चों से हमें भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सोलर सिस्टम, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम जरूर पढ़ें। हमें तो ऐसा नहीं लगता है 4-5 साल में जो भी MNS के एग्जाम हुए हैं वहाँ से प्रश्न आया हो। एक बार पूछा है जी, ग्रहों का तो हम तो आपको ट्रिक देते ही हैं, शायद बच्चे YouTube पर हमारा सुनते सुनते कंठस्थ हो गया होगा। और ऐसी स्थिति में इस 3 साल का लगातार में एक बार पूछा ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इसके बाद पूछा कोल्डेस्ट प्लैनेट, इसके बाद पूछा हॉटेस्ट प्लैनेट। यही कारण है कि क्रम से उनको हम 10 प्रश्न ग्रहों से लिखाते हैं, और उसमें से बड़े आराम से उनका प्रश्न सॉल्व होता है। आपके आधार पर बच्चों को ये आश्वासन दिया जा सकता है कि यदि वो संस्था में दाखिला लेते हैं वर्तमान में भी, तो आने वाले MNS में GK उनके सामने समस्या नहीं बनेगा। समस्या बिल्कुल नहीं, और हमको लग रहा है इसमें इतना इंटरेस्ट आ जाएगा, इसी विषय को मजबूत बनते ही वो लोग अन्य विषय में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, जरूर पास हो जाएंगे। और जहाँ तक साइंस बैकग्राउंड का होने के बावजूद GK को समझाने की समस्या आप उनके सामने नहीं आने। बिल्कुल नहीं, चूंकि वो साइंस के हैं, ऑलरेडी उनका पिकअप अच्छा है, बहुत तेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा विषय आसान है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करते बच्चे अपने आप बहुत तेज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। लेकिन बच्चों को एक और हम हिदायत देंगे, उनका सबसे बेहतरीन एक और पार्ट पूछा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस। लास्ट टाइम एग्जाम में साइंस डे पूछा गया था 28 फरवरी, और मिसलेनियस में ही आता है गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, बच्चों को याद होना चाहिए। और मिसलेनियस का भी एक ट्रिक तैयार है जो कि बच्चों को दे रहे हैं, और जो बच्चे सुन रहे होंगे या सुनेंगे
वो शीघ्र आने का प्रयास करें, चूँकि 2.5 मंथ में लगभग हम लोग 3 महीने का समय है अभी। हाँ, और 2.5 महीने से 3 महीने में आप ये पूरा कर सकते हैं। जी पूरी कुव्वत के साथ हम लोग वहाँ पढ़ाएंगे और कंप्लीट होगा। और इसी के साथ एक इनके यहाँ बुक्स पूछी जाती है जो कि करंट अफेयर और कुछ ट्रेडिशनल से रिलेटेड होती हैं, एकदम उन्हीं से संबंध होता है। तो बच्चों से हम यही कहेंगे वो जल्द से जल्द आएँ। अभी समय बहुत मायने नहीं रखता, वो अगर हाँपते डाँपते, चूँकि हमारे क्लास में भाई पूरे हमें इतना ही ऐसे लगता कोई स्टेट बचा है जिसमें कि इस समय क्लास में ना हो। जी तो जी इस समय तो आप भी शीघ्र सभी आएँ और निसंदेह अगर आप लेबर कर देंगे श्योर पास होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बच्चों, जीके जैसे वाइड सब्जेक्ट को भी कैसे कितने शॉर्ट और इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, ये बात आपने अभी जयंत सर की बातों से सीखी। अब हम आते हैं आपके सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट बायोलॉजी की तरफ। चूंकि आप ऑलरेडी बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी आपका सॉफ्ट कॉर्नर महसूस होता है। तो हमारे अखिलेश्वर सर बायोलॉजी पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम जय हिंद बच्चों, और सर्वप्रथम मैं गौरव सर को भी हार्दिक स्वागत करूंगा सर कि उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ शेयर किया। आज के डेट में सबसे पहली बात तो ये आ रही है बच्चों के सामने, आफ्टर क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट वो करे क्या। आमतौर पे बच्चे बस नीट पर फोकस करते हैं, नीट पे ही फोकस कर रहे हैं, या तो नीट करें या तो जनरल साइंस और बीएससी करें। तो बीएससी करने का कोई मतलब है नहीं। नीट में भी एक तो टाइम टेकिंग हो गया है, पर पैसा लगने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है, डॉक्टर ढेर सारे आ चुके हैं। इस समय जो हमने ये अनुभव किया है, एमएनएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से स्पेशली गर्ल्स को आफ्टर 12th डायरेक्टली कैडर बेस पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो अधिकारी रैंक की जॉब पा सकते हैं। अब दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे सर कि बायो है क्या। बेसिकली बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग रट नहीं सकते, क्योंकि रटने से काफ़ी चीज़ें भूल भी जाती हैं। उसको हम लोग क्या करें कि किसी ट्रिक के फॉर्म में, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं लास्ट ईयर एग्जाम देखा भी, पेपर भी देखा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम्स। जी, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन पूछा गया क्या है सीरियल वाइज से। सेकंड क्वेश्चन था, एंजाइम्स आर द ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट और नन ऑफ दीज। मतलब एंजाइम्स और प्रोटीन के बीच में रिलेशन पूछा। हाँ, कि एंजाइम तो प्रोटीन्स होते हैं सारे, सब इवन एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन इस चैप्टर में भी ये दिया हुआ है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। बट उसका क्या होता है कि कुछ ऐसे 0.1 और 2% एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन की तरह वर्क नहीं करते। तो वहां पे जो हम लोग ऑप्शन लिखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। सो इसमें क्या है सर ना कि हम लोग किसी चीज को रट नहीं सकते। अब जैसे सेकंड बात के क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन को अगर हम लोग रटेंगे तो उसका सिस्टम बहुत ब्रॉड हो जाएगा। और बायो के बच्चे क्या है, रटने की वजह से डर जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ जैसे हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैं किया हूँ उसको गाना के फॉर्म में बना दिया हूँ। OTHLIL, यस, OTHLIL, OTS मीन्स क्या, ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब ऑक्सीडोरिडक्टेज की मीनिंग क्या हो गई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ही तो करेगा ना, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेगा। टी मीन्स क्या होता है, ट्रांसफर कर दो यहाँ से, ट्रांसफरेज हो गया, ट्रांसफरेज एक एंजाइम है। यस क्या है, सिंथेटेज हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये तो एक अच्छा ट्रिक हो गया। LIL का मतलब क्या होता है, लिलो। जैसे हम बच्चों से कह दे कि क्या लिल के आया, क्या लेकर के आया, LIL। L मीन्स होता है लाइगेज, L मीन्स होता है लाइगेज, और I मीन्स होता है आइसोमरेज। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसी तरह एक क्वेश्चन और उठाऊं सर, बेसिकली बायो में क्या है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहां से डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सर ये भी बच्चों के सामने एक बड़ा प्रश्न हो जाता है कि 11th और 12th का सिलेबस होता है, बहुत बड़ी बायोलॉजी हो जाती है। इतनी बड़ी बायोलॉजी को एमएनएस के दृष्टिकोण से 3 महीने में कंप्लीट करना बच्चों के लिए बहुत इंपॉसिबल टास्क उनको लगता है। तो कैसे इस पर फोकस होगा सर? इसके लिए देखिए, पहली चीज तो क्या है ना कि हम लोग बच्चों के साथ मेहनत करते हैं। जो हम लोगों का 45 मिनट का टाइम से उसको जस्ट डबल कर दिया गया है
मतलब 1.5 एग्जाम को देखते हुए मतलब इस समय 90 मिनट्स पर डे बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। और अगर किन्हीं बच्चों को डाउट्स होता है कि सर ये पोर्शन हमें नहीं समझ में आया या हमारा छूटा हुआ, हम क्लास 11 या 12 में नहीं पढ़े, सो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है ना सर, संडे को करीब करीब मिनिमम 3 से 4 आवर्स का एक्स्ट्रा क्लास रखा है सिर्फ पर्टिकुलर उस चैप्टर पे, बायो के उस चैप्टर पे। जैसे लास्ट ईयर संडे को मैं जब शुरू किया था तो शुरू किया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये चैप्टर बताया था। तो इस चैप्टर को शुरू करने के पहले ही बच्चे समझने लगते हैं ये क्या है, कैसा है, क्या इसमें आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, सभी लोग पिक्चर देखते हैं कि सबके फेवरेट हीरो हैं अमिताभ बच्चन, और सभी को पता है अमिताभ की शादी उनकी जस्ट वाइफ जया से हुई है। एक प्योर टॉल है तो एक प्योर डॉर्फ हो गए हैं। अमिताभ क्या है, एकदम अच्छे खासे लंबे हैं, और वो उनकी बीबी जो है कैसी है, 5 उनको जयमाला पहनाती है, माला पहनाती है चेयर के। अब यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल के थ्रू पूरी जेनेटिक्स को हम डिफाइन कर देते हैं। अच्छा। कैसे, प्योर टॉल अमिताभ, प्योर ड्वार्फ जया, उनके दोनों बच्चे कैसे हैं, प्योर डोमिनेंट है, टॉल है। अरे अब से और दोनों कैसे हैं, लंबे हैं। अब दूसरी चीज, अमिताभ का कलर थोड़ा डल हो जाता है, जया का थोड़ा फेयर हो जाता है। अब अमिताभ और जया के बच्चे जो आए हैं ना, उनका कलर क्या है, फेयर है। तो ये जो कैरेक्टर आ गया ना डोमिनेंट, सेकंड चीज, ये तो डोमिनेंट हो गया, ठीक है, बच्चे समझ गए कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट। अब जो कैरेक्टर, जैसे अभिषेक की एक्टिंग की जो क्वालिटी है ना, वो इन कंपैरिजन टू द अमिताभ और जया बहुत अच्छी नहीं है, तो वो कैरेक्टर डोमिनेंट नहीं हुआ है। वो क्या, वो रिसेसिव हो गया है। तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट समझ के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमिनेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसेसिव। सेकंड चीज, अब जैसे हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक टॉपिक दिया हुआ है लिंकेज का। अब लिंकेज को भी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, जैसे अमिताभ और जया दोनों डिप्लॉयड है ना, 46 है, उसमें से जो क्रोमोसोम आएंगे उसमें जो नियरेस्ट है, अब अमिताभ और जब लिंक करेंगे, जया लिंकेज हुआ होगा, अरे क्रॉसिंग हुई होगी तभी तो अभिषेक और जया आए हैं। तो यही कैरेक्टर है लिंकेज को डिफाइन करने का। तो मुझे क्या है ना कि बच्चों का इंटरेस्ट, और बच्चों का सेकंड जो टॉपिक है कि बच्चे का लेवल क्या है। सर सिलेबस के विषय में थोड़ा गाइड करें, जो वाइड इतना सिलेबस है। सर वाइड जो इतना देखने में वो सिलेबस बहुत लेंदी है, लेकिन हम लोगों के साथ क्या है ना कि स्पेशली मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें क्या करता हूं, उस चैप्टर को कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे प्रूफ कर देता हूं। जैसे अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन को उठाया तो बस उसको लिखता हूं बोर्ड पे, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर ग्राफ उठाया, देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ द जेनेटिक्स, हु वाज गिव द जेनेटिक्स टर्म, बेटसन साहब ने दिया था। उसके बाद फादर कौन है, मेंडल साहब थे। अब इस क्या है, फिर जेनेटिक्स को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, मॉडर्न जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। अब एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को किसने दिया था, मोर्गन साहब ने, टीएस मॉर्गन, ठाकुर साहब ने दिया था। भाई टीएस मॉर्गन का पूरा नाम है, ठाकुर मॉर्गन का तो ना, तो यहां से ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अब इसमें सभी लोग जानते हैं कि जो डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन किस में क्या होता है, एक्स 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 वाई, जेड 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 ओ, जेड 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 डब्ल्यू। अब जितने भी रेप्टिलियंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू बच्चे समझते चले जाते हैं। कम समय में हम लोग मैक्सिमम चीजें बच्चों को। तो सर इसमें सेलेक्टिव स्टडी बच्चे कैसे करेंगे, बायोलॉजी बहुत बड़ा सिलेबस। हाँ सर, अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे इसी से डर जाते हैं कि हम क्या क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं। इसमें क्या है कि हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो सब कुछ, लेकिन किस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, कहां से कर सकते हैं वही। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया। जेनेटिक्स एक बायो का बहुत टिपिकल और बहुत ब्रॉड यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और बायो मॉलिक्यूल जो कि क्लास 11 में दिया हुआ, और क्या कहते हैं, इवोल्यूशंस। तो यहाँ पे इसके बेसिक, आज के बच्चे जो हैं पास तो हो गए हैं, लेकिन इनका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है ही नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनए, कुछ जानते ही नहीं। तो हमें क्या सर, पहले बच्चों के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलना है। दूसरी चीज, बायो में जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़े बड़े टिपिकल टाइप के हैं, क्योंकि सर बायोलॉजी के टर्म थोड़ा इंटरव्यू में भी काम आ जाते हैं ना एमएनएस में बच्चों को। बिल्कुल सही, क्योंकि जब हम बायो फोकस करते हैं तो बायो तो जो हमारा 35 मार्क्स का आ रहा है वो तो आ ही रहा है। ये जो बायो है हमें इंटरव्यू के लिए भी कैटेलाइज करता है, हम लोग इंटरव्यू में भी इसका फोकस कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली
बैच में बच्चों को चेक किया जाता है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे का क्या वीक पोर्शन है। जो वीक पोर्शन है उसको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, हर तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाता है। कम समय में अधिक चीजें एक्सप्लेन करें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड के थ्रू क्या होता है कि मैक्सिमम चीजें 95 हाँ अच्छे से समझ भी लेते हैं, और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सर ओके, बहुत खूब सर। तो बच्चों, जनरल साइंस का जो बायोलॉजी के अलावा वाला पोर्शन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, जो 15 से 20 सवालों के लिए जिम्मेदार होता है, एनसीईआरटी की 11th और 12th का केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाकर एक बहुत ह्यूज सिलेबस बन जाता है। इस ह्यूज सिलेबस में से व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, हाउ टू मिनिमाइज, हाउ टू समराइज, हाउ टू सेलेक्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द कमिंग एग्जाम, इन सब चीजों के, इन सब सवालों के जवाब के लिए हम चलते हैं ज्योति मैम के पास। ज्योति मैम। जय हिंद स्टूडेंट्स। और सर, अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो उनको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें तो पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने बन रहे हैं। तो एसबीनो की 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है वो दोनों केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिलाकर बनते हैं। तो जनरली 8-7 जो क्वेश्चन है वो आपके केमिस्ट्री के बन जाते हैं, लगभग उतने ही जो है फिजिक्स के क्वेश्चन भी बनते हैं। अब बात यह है कि अगर हम लोग पहले केमिस्ट्री की बात करें तो 11th और 12th का सिलेबस तो है, और उस सिलेबस में अगर देखें तो 11th की 2 किताबें और 12वीं की 2 किताबें, यानी कि टोटल 4 किताबें हैं जो केमिस्ट्री की बनती है। तो पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई करना कि इन चारों किताबों में से हमें कितना पढ़ना है। अगर मैं स्पेसिफिकली एमएनएस के एग्जाम की बात करूं तो एमएनएस के एग्जाम में बाकी सारी जो कमीशन और नॉन कमीशन एंट्री होती है उनसे थोड़ा सा अलग एग्जाम है केमिस्ट्री का। बाकी सभी के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो निल होता है, मतलब वो आता ही नहीं है। वहीं पर अगर एमएनएस की बात की जाए तो एमएनएस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल और इनऑर्गेनिक से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी सर, फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो ये सपोर्ट कर रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बनती है। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो वहाँ पर अनकाउंटेबल ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं जिनको लर्न कर पाना बहुत हार्ड होता है। तो मैं बच्चों को ये बता देना चाहती हूँ कि क्लासरूम में तो आप स्टडी करेंगे ही, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हम उसको 4 भागों में अगर डिवाइड कर ले तो वो ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पूरा नहीं पूछा जाता, उसमें केवल 4 ही चीजें पूछी जाती हैं। पहली चीज उसके अंदर केवल ये पूछी जाती है कि क्या आपको एक बेसिक से स्ट्रक्चर का नाम लिखना आता है कि नहीं आता, यानी कि नोमेनक्लेचर आपको पता होने चाहिए। और दूसरी चीज हमसे उसमें ये पूछी जाती है कि एक आइसोमेरिज्म नाम का टॉपिक होता है जो सभी बच्चे उससे परिचित होंगे। तो आइसोमेरिज्म नाम का जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। थर्ड, सारी रिएक्शन इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल नेम्ड रिएक्शन जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टॉलेंट टेस्ट वगैरह हो गए, या फिर हम विलियमसन रिएक्शन की बात करें। विदाउट नेम वाली रिएक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने, बिल्कुल भी नहीं। विदाउट नेम वाली रिएक्शन जो है वो उसमें से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। इसके बाद जो लास्ट इसके अंदर पोर्शन आता है वो होते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट ऑफ द कंपाउंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, आप उसका टेस्ट कैसे करोगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। और अगर काउंट की जाए तो लगभग 14 से लेकर 15 टेस्ट पूरी 11वीं और 12वीं के मिलाकर होते हैं, जिसका चार्ट हम क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड करते हैं कि आप केवल अगर इतना भी याद कर लें तो आपको इसके बाहर कोई टेस्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो काम हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। पूरी 11वीं 12वीं में उस टेस्ट के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं इन 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो मैक्सिमम आप जो है अगर इसे बहुत ही इलेबोरेटेड तरीके से भी स्टडी करते हैं तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 महीने के अंदर आपकी खत्म हो जाती है। मतलब जो आने वाले 3 महीने का टाइम है, अगर बच्चे हमारे पास कल परसों आने वाले वीक में अप्रोच करते हैं तो इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि आने वाले एमएनएस के एग्जाम में केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं पड़ने जा रहा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि 4 बुक के अंदर जो केमिस्ट्री की 4 किताबें हैं उनके अंदर ये सिलेक्ट कर लेना कि हमें क्या पढ़ना है उन 9 या 8 क्वेश्चंस के लिए, ये बहुत हार्ड टास्क होता है। तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि क्या पढ़ना है। तो एज आई सेड कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर द एमएनएस एग्जाम। इसके अलावा अगर हम एमएनएस एग्जाम की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर की बात करें, या अगर हम लोग बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए। इसके ऊपर बच्चे हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका कारण ये है कि उनको केमिस्ट्री में जब कहा जाता है कि आप इतना सारा पढ़ लें तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं जो उनके लिए बहुत आसान टॉपिक है, और ये टॉपिक काफ़ी आसान होते हैं। लेकिन आसान को स्टडी करने के चक्कर में वो अपना टाइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ छोड़ देते हैं। तो कम से कम अगर वो क्लासरूम में बैठ के स्टडी करते हैं तो उनको ये प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है कि उनको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ देना है। तो मैम यहाँ ऑफलाइन बैचेस में बच्चों को प्रैक्टिस भी इसकी कराई जाती है प्रॉपर्ली? बिल्कुल,
तो अभी हम लोग शुरू भी करने वाले हैं। जैसे कि सर ने कहा कि बायोलॉजी की क्लासेस जो हैं वो एक्सटेंड कर दी गई हैं, एक की बजाय 2 पीरियड देने वाले हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास भी एक्सटेंड की जा रही है। तो जो नए बैचेस बनेंगे उसके अंदर केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो लेक्चर्स होंगे वो इंक्रीज होंगे, ताकि एक प्रॉपर टाइम में विद रिवीजन विद प्रैक्टिस बच्चे जो है उन चीज़ों को कर सकें और उनको ये महसूस ना हो कि उन्होंने लेट एडमिशन लिया है। और इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो उनके लिए लेट हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री की बात हुई। इसी में आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो सर फिजिक्स जो है वो ज़्यादातर बच्चे जो 11वीं 12वीं में रहते हैं उनके लिए एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। अब जैसे कि एमएनएस जो है वो टेक्निकल एंट्री है नहीं, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि फिजिक्स में से उनको क्या पढ़ना है। जब 11वीं 12वीं में फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे वो डेरिवेशंस के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वहीं पर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वो इस एग्जाम को नहीं समझ पाते। एक्चुअली जो एग्जामिनर है एमएनएस में वो उनसे टेक्निकल एंट्री के क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहता है, वो उससे केवल ये पूछना चाहता है कि क्या बच्चे को बेसिक फिजिक्स की नॉलेज है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द सरफेस टेंशन, एक टॉपिक हमारा होता है, या हम लोग बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो वहां पर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत बड़ा चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर भी ये टॉपिक दिया जाता है और इस पर तरह तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं और बच्चे सब ज़्यादा कंफ्यूजन क्वेश्चंस पे रहते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन जो इस पर से बनते हैं वो केवल 4 से 5 बनते हैं और 4 से 5 टॉपिक में से बनते हैं। कि जैसे कि हम कहते हैं कि रेडिएशन स्पेक्ट्रम की एक सीरीज होती है जिसके अंदर जैसे एक्स रेज है, वाई गामा रेज है, यूवी रेज है, विजुअल रीजन की रेज है, इनका फ्रीक्वेंसी, उनका वेवलेंथ ऑर्डर जो कि सीरीज में होता है, जिसकी ट्रिक हम क्लास में बताते भी हैं। तो ये सारे के सारे अगर उनको ऑर्डर याद हो जाते हैं तो उनका आधा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, उनको इसके आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिजिक्स जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे से पूछी जाती है। सरफेस टेंशन की मैं बात करी थी सर, सरफेस टेंशन की बात करें या बर्नौलीज थ्योरम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर वाले टॉपिक की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड बनते हैं बच्चों के। लेकिन एमएनएस के एग्जाम में केवल हमसे ये पूछा जाता है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो क्लास के अंदर उनको इसकी भी गाइडेंस दी जाती है कि स्पेशली फिजिक्स में उनको कितना स्टडी करना है और कितना उनको छोड़ देना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर सर क्वेश्चंस कम है बेशक, लेकिन अगर इसकी थॉरोली स्टडी वो कर ले प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर टेस्ट के साथ, तो इन 15 क्वेश्चन में से या 20 क्वेश्चन जितने भी इसके आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं वो, इस बात की गारंटी हम उनको देते हैं। मतलब मिनिमम 80-90% मार्क्स बच्चे के आ जाए। बिल्कुल सर। ठीक मैम, थैंक यू। तो बच्चों अब हमारे पास सब्जेक्ट इकलौता बचता है एमएनएस में आने वाला रीजनिंग। रीजनिंग के सवाल कितने आते हैं ये एक फिक्स पैरामीटर बिल्कुल नहीं है। एवरेज 2 से 10 तक सवाल आपको रीजनिंग के देखने को मिल सकते हैं। 2021 में होने वाले एमएनएस के एग्जाम की हम बात करें तो शिफ्ट 1 में 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और शिफ्ट 2 में 7 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे। अब इस रीजनिंग के विषय पर और ज्यादा बातें करने के लिए रीजनिंग के विशेषज्ञ हमारे पास रवि सर मौजूद हैं। रवि सर, एमएनएस के एग्जाम में जो बच्चियां बैठती हैं रीजनिंग उनके लिए ऐसा सब्जेक्ट है जो वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो या तो सीबीएसई बैकग्राउंड के होते हैं या तो नीट के एस्पिरेंट रहे होते हैं और इन दोनों ही चीज़ों में रीजनिंग कभी उन्होंने टच नहीं किया होता। तो एक तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में जो एक शिगुफा बैठा रहता है रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग क्या है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें और एमएनएस में ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये बताएं। हाँ, तो अगर रीजनिंग की बात करें बच्चों तो रीजनिंग बहुत ही बेसिक चैप्टर, बहुत बेसिक सब्जेक्ट है सर। अगर थोड़ा भी ध्यान दिया जाए बच्चे तो इसे क्लास में ही पढ़ के अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि सर टाइम बहुत कम है, अगर बच्चियाँ आती हैं तो क्या इस टाइम इसे मैनेज कर पाएंगी? श्योर मैनेज कर पाएंगी सर, अपने बाकी सब्जेक्ट्स के लोड के अलावा। यस सर, क्योंकि हम लोग क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों से खुद बनने लगते हैं। मतलब बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी की इसमें जरूरत आप नहीं रहने, उनको घर पे बहुत वर्कआउट नहीं करना है, बस अगर क्लास में प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये डन है। और कहीं ना कहीं बच्चों जो सर ये रीजनिंग है हमारा, ये एग्जाम में नंबर बूस्टर का काम करता है। अगर ये क्वेश्चन अगर आ गया और कोई बच्चा रीजनिंग का क्वेश्चन छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर पीछे जा रहा है एग्जाम में, उनके नंबर। और यहाँ एक एक नंबर बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सारे बच्चों को करना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में नंबर बूस्टर काम करता है सर। क्या किस प्रकार के चैप्टर्स रीजनिंग के होते हैं जो इस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं? ऑलरेडी बच्चों को बताया कि लास्ट टाइम 2021 में क्वेश्चंस रीजनिंग के सेकंड स्लॉट में 7 क्वेश्चंस आए थे, फर्स्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, तो सेकंड स्लॉट में सर यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया था। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे, कोएंटिटी, एनालॉजी, क्लासिफिकेशंस, डाइस, ये सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं।
अब जैसे अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग का, तो यहाँ पर अगर बच्चा कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहा है और अगर उसको ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं सबके प्लेस वैल्यू और सब अपोजिट से याद है, तो लगभग क्वेश्चन उनके हो जाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि मान लीजिए कि एल है, एल को हम एक नंबर देते हैं 15 दे देते हैं सर, और हमने बॉक्स को बोल दिया 40 है, और हमने पूछ लिया बॉक्सर का क्या होगा। तो अब इस बच्चे को समझना है कि यहाँ पर एल का तो प्लेस वैल्यू 12 होता है, तो 15 क्यों दिया गया है। तो अब उसको अपोजिट का भी उसको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। एल का अपोजिट ओ होता है और ओ का प्लेस वैल्यू 15 है, तो यहाँ पर इनके अपोजिट्स के प्लेस वैल्यू को रखा जा रहा है। बस थोड़ा मोड़ा घुमाया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है कि उनको बहुत सोचना पड़े। अगर चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखे हैं तो बेहतर कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि क्लास में इस चीज़ों को कवर किया जा सकता है, इनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सर, जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे कभी सब्जेक्ट के तौर पे रीजनिंग को पढ़े नहीं होते, तो क्या केवल क्लास की 45 मिनट पर डे की स्टडी से 3 महीने के समय में वो इसको सफिशिएंटली कर लेंगे? यस सर, 101% इसे कवर कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैक्सिमम चैप्टर्स हमारे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी हैं। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, बच्चों बस बताना है बच्चों को कि करना क्या। तो सर, इसमें पिक्चोरियल रीजनिंग से बच्चे बहुत डरे हुए होते हैं, उसका क्या पोर्शन रहता है सर? रोल बहुत ही कम है सर। अगर हम बात करें नॉन वर्बल का, तो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, और हाँ डायग्राम के क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, लास्ट टाइम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स मैंने देखा, स्टडी किया, तो उनमें पता चला एम्बेडेड फिगर एक चैप्टर है सर, उनके क्वेश्चंस कभी कभी रेयर केस में आ जाते हैं। अदरवाइज नॉन वर्बल रीजनिंग के ही सवाल ज्यादा आने हैं। नहीं, वर्बल के क्वेश्चंस हमारे ज्यादा आते हैं, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस रेयर केस में कभी कभी आते हैं। ठीक सर, धन्यवाद सर। तो बच्चों, ये था हमारा पैनल डिस्कशन आपके फोर्थ कमिंग एमएनएस एग्जाम को लेकर, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों से आपने उनके 10 वर्षों से ज़्यादा के अनुभव के आधार पर एग्जाम में कुछ बारीक चीज़ें सुनी, एनालिसिस करी। इनके अलावा कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके पास होती है, फील फ्री टू सेंड अस योर क्वेश्चन। वी शैल मोर देन लव टू आंसर यू अबाउट योर क्वेरी। तो मिलते हैं आप किसी ऑफलाइन क्लास में। किसी भी प्रकार के किसी भी सब्जेक्ट की परेशानी को हमारे पास भेजिएगा जरूर, और जितनी जल्दी हो सकता है इलाहाबाद में मेजर कल्ची में आएँ, ताकि आप आने वाले अपने एमएनएस के एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी कर सकें। तो बच्चों, तब तक हम सबकी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट। मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में। जय हिंद। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कल्सी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर, और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद।